Hello students, I am Geeta Chuk. Welcome to my channel Learn English with Geeta ma'am. Today we are going to discuss part 2 of verbs. In the part 1, I had told you about the 3 main types of verbs, namely action verbs, linking verbs and helping verbs. And I had told you that action verbs are the verbs which tell about the action performed by something or someone. Then about linking verb, we had discussed that it connects a noun or pronoun with a word that identifies it or describes it. Thereafter, we talked about helping verb. Helping verb is added before another verb to make it a verb phrase. इसके अलावा भी हमने इनके क्लैरिफिकेशन के लिए, अच्छे से इनके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे. उसके लिए I'll prefer you to go and watch the part 1 of verb and its kinds. Fine. So now we are going to start with the part 2. So as you can see, I have divided the verbs into 7 more kinds. You can see them here. So we'll start with the first one, that is the regular verb. A verb that's past and past participle is made by adding d or ed. Regular verb. Regular verb means which need a regular change. ठीक है, ऐसी वर्ब्स जिनमें एक रेगुलर मीन्स एक तरह से एक फिक्स चेंज आप कह दो कि जो फॉलो करती हैं. ये वर्ब्स, इनका जो सेकंड फॉर्म होता है, पास्ट फॉर्म जिसे बोला जाता है, या फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है, थर्ड फॉर्म, इसको हम डी या ईडी लगा के फॉर्म कर सकते हैं. जैसे अगर हम बात करें तो वॉक, ठीक है, लिव. वॉक की थर्ड और सेकंड दोनों फॉर्म्स जो हैं वो ईडी लगा के फॉर्म होती हैं. ठीक है, लिव देखें तो ये डी लगा के ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती हैं. ठीक है, सो इफ़ वी कैन मेक द सेकंड और द थर्ड फॉर्म विद द हेल्प ऑफ डी और ईडी, देन वी आर डीलिंग विद अ रेगुलर वर्ब. ठीक है, उसके बाद में इर्रेगुलर वर्ब जो है वो जस्ट इसके ऑपोजिट हैं. मीन्स जिनकी आप सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है, जिनको डी और ईडी लगा के फॉर्म नहीं कर सकते, तो उनका नाम हो गया इर्रेगुलर वर्ब. लेट्स रीड द डेफिनेशन. इर्रेगुलर वर्ब, इफ़ द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ब इज़ अदरवाइज देन द रेगुलर वर्ब, मीन्स रेगुलर वर्ब के अलावा जितनी भी फॉर्मेशंस होंगी, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इर्रेगुलर वर्ब. ठीक है, इसके बाद में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे लिंकिंग वर्ब. लिंकिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. लिंकिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब से कैसे डिफरेंट होती है, ये भी हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था. सो बिफोर मूविंग फर्दर, आई वांट टू डिस्कस दीज 2 वर्ब्स इन डिटेल. फाइन, इन पे थोड़ा सा और हम अच्छे से फोकस करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे कि बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में फिक्स हो जाए. ठीक है, सो लेट्स टॉक सम मोर अबाउट रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स. Here you see I have made a table for you where you can see the clear difference between the two terms. Regular verbs follow a regular conjugation pattern. ठीक है, मीन्स इनका एक जो फिक्स जो है वो कॉन्जुगेशन पैटर्न होता है, उसको ये फॉलो करते हैं. While irregular verbs do not follow a regular conjugation pattern. ये रेगुलर कॉन्जुगेशन पैटर्न वही है जो मैंने आपको बताया, either with the help of D or with the help of ED. ठीक है, then regular verbs form their past tense and past participle by adding ED to their endings. यहाँ पे D भी होना चाहिए था. The same thing which I told you before. Irregular verbs do not form the past tense by adding D or ED to the endings. Clear? Let's talk about the third point. Regular verbs have the same form for both the past tense and past participle. जैसे मैंने आपको बताया, walk, walked, walked, live, lived, lived, दोनों फॉर्म्स सेम है ना. लेकिन irregular verbs जो हैं have either different forms, या तो इनकी जो दोनों फॉर्म्स हैं, मीन्स द सेकेंड फॉर्म एंड द थर्ड फॉर्म. ठीक है, either different forms or same forms for past and past participle.
अब इसमें वो बोल रहा है कि इनकी जो है वो फॉर्म सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं, लेकिन दे वॉन्ट बी फ्रेम्ड विद द हेल्प ऑफ डी और ई डी, लेकिन वो डी और ई डी से नहीं बनेगी। समझ में आया? तीसरा पॉइंट थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेट्स रीड इट वंस अगेन। रेगुलर वर्ब्स हैव द सेम फॉर्म फॉर बोथ पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल, मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। लेकिन इरेगुलर वर्ब में क्या है कि पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल ये सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स नाउ। देखिए यहाँ पे रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स के बहुत से एग्जांपल मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आप खुद ही बता देंगे कि रेगुलर वर्ब है जहाँ पे डी और ई डी लगा के फॉर्मेशंस की हुई हैं, ठीक है। और इस केस में यू कैन डिस्कस एनी ऑफ देम, इन सब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो है वो सेम होगा, लाइक प्ले प्लेड प्लेड, डांस डांस डांस्ड, लिसन लिसन लिसन, वॉक वॉक वॉकड। इसी तरीके से एक्सप्लोर एक्सप्लोर्ड एक्सप्लोर, मीन्स एवरी टाइम यू विल गेट द सेम सेकेंड फॉर्म एंड द थर्ड फॉर्म, दोनों जो हैं ये सेम रहती हैं। फर्स्ट फॉर्म तो ये हो गई है ना, दिस इज़ द फर्स्ट फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है वो डी से या ई डी से फॉर्म होंगी और वो एकदम सेम होंगी, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द इरेगुलर वर्ब्स नाउ। ईट एट इटन, देखिए अब यहाँ डी ई डी से नहीं बन रहा है फॉर्म, है ना। एट है सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है इटन, तो डिफरेंट हो गया ना, ये फर्स्ट फॉर्म थी ईट, सब डिफरेंट हो गई। अब यहाँ देखिए हैव हैड हैड, अब देखेंगे कि आप, हमने पीछे रूल में पढ़ा था कि इरेगुलर वर्ब्स में पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल सेम हो सकता है, बट द फॉर्मेशन इज़ नॉट मेड विद द हेल्प ऑफ डी और ई डी। सो यू कैन सी हियर हैव की जो दूसरी फॉर्म है सेकेंड और थर्ड फॉर्म वो है हैड और हैड, सेम है। ऐसा नहीं है कि इरेगुलर वर्ब में वर्ब फॉर्म्स थर्ड और सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम नहीं हो सकती, सेम हो सकती हैं, बट उनका फॉर्मेशन डी और ई डी से नहीं होगा। दिस इज़ द मेन पॉइंट। देखिए आप और भी वर्ब फॉर्म्स हैं जहाँ पे हम देख के इस चीज़ को और अच्छे से वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। यू कैन सी मेक मेड मेड, यहाँ पे भी जो सेकेंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है दे बोथ आर सेम, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म्स आर सेम, बट दे आर नॉट मेड विद द हेल्प ऑफ डी और ई डी। ये डिफरेंस है दोनों में कि रेगुलर वर्ब्स में तो आप यू आर गोइंग टू मेक इट विद द हेल्प ऑफ डी और ई डी, ठीक है, लेकिन इरेगुलर वर्ब के केस में आप डी और ई डी की हेल्प से नहीं बनाते हैं, ठीक है। जैसे यू कैन सी हियर बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे सेकंड और थर्ड फॉर्म आपको सेम दिखेगी, और बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे तीनों फॉर्म्स ही सेम है, बट डी ई डी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड इरेगुलर वर्ब्स। बहुत सिंपली वी कैन लर्न देम, रेगुलर हैविंग डी और ई डी, ठीक है, और जिनके पास नहीं है डी और ई डी का यूज़ दे आर इरेगुलर। फाइन, लेट्स मूव फर्दर। अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स की। व्हाट इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब? अ ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। फिर से रीड करते हैं, अ ट्रांजिटिव वर्ब requires an object, it is talking about an object, subject नहीं, verb के बाद में आता है object, ठीक है, in the form of a noun or pronoun to complete its meaning, and this object answers to the question who, whom or what। यहाँ am से meaning यहाँ पे whom से है कि अगर आप क्वेश्चन यहाँ पे जो वर्ब जो है वो उस किस क्वेश्चन का आंसर देगी, हु हुम या व्हाट का, ठीक है। वैसे ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में मैंने थोड़ा सा एक्टिव पैसिव में भी बताया है, वहाँ पे भी इस चीज़ को यूज़ किया है हमने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मीन्स यू आर डेफिनेटली गोइंग टू वर्क ऑन दिस। इसको आप छोड़ेंगे नहीं जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता, ठीक है। आई विल ऑल्सो ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट। लेट्स सी व्हाट डज द डेफिनेशन वॉन्ट्स टू कन्वे। यहाँ पे देखिए हमारे पास सब्जेक्ट है द ड्राइवर, ठीक है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वर्ब ना, सो द वर्ब हियर इज स्टॉप्ड, द ड्राइवर स्टॉप्ड। अगर ये सेंटेंस यहीं पे स्टॉप हो जाता है तो यानी हमारे पास में ये ऑब्जेक्ट नहीं है द ट्रेन,
समझ में आया? तो जब हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तब वो होगा इंट्रांजिटिव वर्ब, और जब हमारे पास में ऑब्जेक्ट है देन इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब. मीन्स, listen to me carefully, when the verb is followed by an object. ठीक है, सब्जेक्ट तो हमें वर्ब से पहले मिलता है. ठीक है, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है ना, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. तो वर्ब के बाद में इफ़ यू गेट एन ऑब्जेक्ट either in the form of a noun or a pronoun to complete its meaning, then this verb is called a transitive verb. And if it does not have an object, fine, then this verb is called intransitive verb. Fine, let's try to understand with the examples. The driver stopped the train. As I told you कि ड्राइवर जो है वो यहाँ पे स्टॉप करने का एक्शन कर रहा है एंड ही हैज़ स्टॉप द ट्रेन. क्या स्टॉप किया उसने? ट्रेन. तो किस क्वेश्चन का आंसर दिया इस वर्ब ने? व्हाट का. ठीक है, आपके पास में दो तरीके हैं. इन केस आप भूल जाते हैं कि ऑब्जेक्ट जिसके पास में था वो ट्रांजिटिव है या जिसके पास में नहीं था वो ट्रांजिटिव है, तो दूसरा तरीका है कि आपकी वर्ब अगर वो व्हाट, हु, हुम इन तीन क्वेश्चंस में से कुछ पूछ रही है देन डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी ट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है, सो आप इस चीज़ को दो तरीक़ों से याद रख सकते हैं. फाइन. राम लव्स हिज मदर. ठीक है, अब राम लव्स यहाँ पे एक वर्ब है, हिज मदर. ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट मिल गया. So again the question here is whom does Ram love? राम किसको लव करता है? ठीक है, whom, किसे? The question is asked. So this is a transitive verb. Clear? Let's move on to intransitive verb. An intransitive verb does not require an object. Remember, देखो इसको याद रखने के लिए कुछ भी नहीं करना है, जस्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी जिस पे मैं हमेशा से स्ट्रेस देती हूँ. मतलब आपको समझते हुए चलना है चीज़ों को. इंट्रांजिटिव, इनका मतलब एब्सेंट से होता है ना, कोई चीज़ कहीं नहीं होती तो हम इन यूज़ कर लेते हैं, इन और अन यूज़ करते हैं ना. तो इन जो है वो यहाँ पे ट्रांजिटिव को सब अलग कर रहा है और बता रहा है कि यहाँ पे कुछ एब्सेंट है इन ट्रांजिटिव. ठीक है, सो इट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. द सेंटेंस मे एंड विद द वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब. अब जो सेंटेंस जो है ये वर्ब से भी एंड कर सकता है, एडजेक्टिव से भी एंड कर सकता है और एडवर्ब से भी एंड कर सकता है. ठीक है, द क्वेश्चंस वन में आस्क विद दीज फॉर्म्स आर where, when, how and why. Got it? Read it again. The questions one may ask with these forms are where, when, how and why. This is the difference between the two terms, transitive and intransitive. Let's read the examples. The train stopped suddenly. अब एकदम से हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि यहाँ पे क्या क्वेश्चन पुटअप हो रहा है. हाउ डिड द ट्रेन स्टॉप. मैनर, कैसे रुकी ट्रेन? सडनली. ठीक है, सो क्वेश्चन यहाँ पे रेज हो रहा है हाउ का. गॉट इट. उसके बाद में द ट्रेन अराइव्ड एट 7 AM. कब पहुँची? व्हेन डिड इट अराइव? इट अराइव्ड एट 7 AM. अब देखिए यहाँ पे आप व्हाट या हु लगा के देखिए. कैन यू गिव द आंसर? नहीं दे पाएंगे आप. द ट्रेन स्टॉप्ड व्हाट. द ट्रेन अराइव्ड एट व्हाट. ठीक है, ऐसे कर सकते हैं कि अराइव्ड एट व्हाट टाइम, है ना, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट सा क्वेश्चन है. अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन यही फ्रेम होगा, व्हेन डिड द ट्रेन अराइव, एंड देन यू विल गेट एन आंसर दैट द ट्रेन अराइव्ड एट जो भी टाइम आप बताना चाहो. समझ में आ गया? मैं फिर से आपको बता दूं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब का डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए.
कॉम्पिटिटिव ग्रामर में बहुत काम आने वाला है कॉन्सेप्ट आपके. सो यू हैव टू रीड इट अगेन and you have to go through some more examples with the help of the available books, है ना, जो भी आपके पास में ग्रामर बुक्स अवेलेबल हैं आप उनको पढ़िए. go through some more examples and if there is any problem I am here to help you out. fine, ठीक है. finite verb is the verb which is affected by the tense and number. ऐसी verb जो tense और number से affected हो. क्या मतलब है इसका? लेट्स सी द एग्जाम्पल. व्हाट इज़ योर हॉबी? दिस इज़ द क्वेश्चन. व्हाट आर योर हॉबीज? वन मोर क्वेश्चन, द सेम क्वेश्चन. व्हाट वॉज योर हॉबी? ठीक है. अब ये देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है टेंस. इज़, वॉज, ये प्रेजेंट टेंस है और यहाँ पे यू कैन सी द पास्ट टेंस. ठीक है. तो जब पास्ट टेंस था तब आपने यूज किया हेल्पिंग वर्ब वॉज को. ठीक है. शुड आई कॉल इट हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब? गिव मी योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स. फाइन. और यहाँ पे इज जो है ये प्रेजेंट टेंस में यूज होती है. फाइन. सो टेंस के अकॉर्डिंग द क्वेश्चन इज सेम बट the verb got affected by the tense. Got this point? Now talk about number. What are your hobbies? इसी क्वेश्चन में जब आपने hobbies कर दिया अपने क्वेश्चन को, then you needed a different verb. क्या यूज़ करना पड़ा आपको? are. Means when you are talking about a single hobby, one only, then you will take is with you. And if you are talking about the hobbies, then you are going to use are. Means a finite verb is that verb which is affected by tense and number. Clear? The verb my hobby is to collect stems. अब ये मेरा आंसर है अगर, ठीक है, तो इसमें the verb collect along with to does not respond to change in the number of tense, so it is a non-finite verb. देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, बहुत अच्छी चीज़ है समझने के लिए. अगेन यू नीड इट इन फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फॉर योर बेसिक इंग्लिश नॉलेज, बेसिक ग्रामर नॉलेज. सो मस्ट गेट दिस कॉन्सेप्ट इन अ परफेक्ट मैनर. यू मस्ट गेट इट. ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट इट वंस अगेन. देखिए हमने बोला कि फाइनाइट वर्ब इज़ दैट विच गेट्स अफेक्टेड बाय टेंस एंड नंबर. ठीक है. जैसे यहाँ पे जब प्रेजेंट टेंस में हमने क्वेश्चन पुट अप किया, वी यूज द वर्ब इज. ठीक है. एंड देन इन केस ऑफ पास्ट वी यूज्ड वॉज. क्लियर? अफेक्ट हो गया टेंस से. ठीक है. व्हाट आर योर हॉबीज़, यहाँ नंबर चेंज हो गया, सिंगुलर टू प्लूरल हो गया, तो हमने आर यूज़ किया इसकी जगह. ठीक है. We change the verb. So when the verb is changed according to the tense and number. ठीक है. देखो finite का मतलब होता है fixed और definite. Fixed और definite means जो tense और number के हिसाब से fixed और definite होगी. समझ में आ गया? Got it? Listen to it carefully. When the verb is fixed with the number and tense, you cannot put your desirable changes. You are supposed to make the required changes, fixed changes. Then you are using the finite form of verb. Fine. Now talk about non-finite. Now here we see one example. My hobby is to collect stamps. अब अगर मैं यहाँ पे past tense यूज़ करती हूँ तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा was. ठीक है. My hobby was to collect stems. अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि when the verb doesn't get affected by the tense, then it is called the non-finite form of the verb. ठीक है. to की हेल्प से आपने ये जो verb थी इसको अलूफ रखा from the changes with the tense and number.
ठीक है, ये अलग रहेगी, अनटच्ड। समझ में आ गया? व्हेन द चेंजेस आर फिक्स्ड एंड यू हैव टू मेक द चेंजेस देन इट इज़ फाइनाइट। अब देखो, बहुत ही आसान तरीका है, एक ट्रिक है छोटी सी, इसे याद रखने के लिए। इफ़ यू कैन जस्ट कीप इट इन योर मेमोरी द मीनिंग ऑफ द वर्ड फाइनाइट। फाइनाइट मीन्स डेफिनेट, है ना। और अगर आपको नहीं याद रहता है तो एफ से देख लीजिए, एफ फॉर फाइनाइट एंड एफ फॉर फिक्स्ड। मीन्स फिक्स्ड चेंजेस हैं। अगर आपका टेंस नंबर चेंज होता है तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा, देन डेफिनेटली यू आर यूजिंग फाइनाइट वर्ब, ठीक है। और वॉज टू कलेक्ट, अब इसमें यहाँ तो डेफिनेटली चेंज हो गया, ठीक है, लेकिन ये कौन सी वर्ब है? कलेक्ट। कलेक्ट की 3 फॉर्म्स होती है ना, कलेक्ट, कलेक्टेड, कलेक्टेड, लेकिन ये अफेक्टेड नहीं हो रही है टेंस से। इवन इफ़ यू चेंज द नंबर, अगर आप यहाँ पे कर देते हैं माई हॉबीज़ आर लगाएंगे आप, तो ये तो हो गई फाइनाइट वर्ब, ठीक है। इस वर्ब को बोलेंगे आप फाइनाइट वर्ब। इसे हमारे जो है ये हेल्पिंग वर्ब्स भी होती हैं, लिंकिंग वर्ब्स भी होती हैं, ये फाइनाइट वर्ब्स भी होती हैं। वर्ब एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट है अपने आप में। हम कितना ही ग्रामर बार बार पढ़ लेते हैं, कई जगह से पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। सो आई हैव प्रेजेंटेड द थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू इन द सिंपलेस्ट मैनर। मैंने बहुत सिलेक्टिवली एग्जाम्पल्स को यहाँ पे लेके आया है ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझा सको, ठीक है। मेरा पर्पज़ आपको परप्लेक्स्ड या कंफ्यूज्ड करने का नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ एक ही है, आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करवाना, डिटेल्ड हो और एकदम पॉइंट टू पॉइंट, जहाँ पे डाउट का कोई चांस ही नहीं हो, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ सम ट्रिक्स और हिंट्स ऑल्सो। जैसे मैंने आपको बताया, एफ से याद रख सकते हैं आप फिक्स्ड। फिक्स्ड है तो मतलब आपको इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे ना, टेंस के हिसाब से ये फिक्स्ड होती है वर्ब यूज़, ठीक है। इसलिए आपको इसमें टेंस के हिसाब से चेंजेस करने पड़ेंगे। मतलब द वर्ब्स विच गेट changed with the tense and number, they are called finite verbs, and which do not respond to change in number or tense, they are called non-finite verb. हम यहाँ बात कर रहे थे my hobbies are to collect, तो जो verb affected हो गई है ना tense या number से, उसे हम बोल देंगे finite verb, ठीक है। और जो affected नहीं हुई वो हो गई non-finite। हिंदी में याद रखना है, हिंदी में याद रख लो। जो टेंस नंबर से अफेक्टेड नहीं हुई, नहीं मतलब नो, नॉन फाइनाइट हो गई। देर आर मैनी वेज एंड आई विल हेल्प यू विद मैनी हिंट्स एंड ट्रिक्स। माई ओनली मोटिव इज़ कि आप जब यहाँ से पढ़ लें तो उसके बाद में आपको डाउट नहीं हो किसी भी चीज़ में, ठीक है। अगेन आई एम वेरी हैप्पी, आई विल बी वेरी हैप्पी इफ़ देर इज़ एनी डाउट, आप मेरे पास लेके आइए एंड आई विल फील प्लेजर टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स। फाइन, लेट्स सी डिफरेंस इन द बिटवीन द फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब पहले हम पढ़ रहे हैं फाइनाइट वर्ब्स के बारे में। वर्ब्स दैट हैव अ डेफिनेट रिलेशन, आपको मैंने बोला ना फाइनाइट का मतलब होता है डेफिनेट, फिक्स्ड। डेफिनेट रिलेशन विद द सब्जेक्ट और नाउन, ठीक है। मतलब अगर आपने लिखा है आई तो आप लिखेंगे एम, अगर लिखा है शी तो आप लिखेंगे इज़, ठीक है, एंड मैनी मोर, ठीक है। यानी सब्जेक्ट के साथ वही चेंजेस की बात हो रही है। इट हैज़ अ फिक्स्ड रिलेशन, इट हैज़ अ डेफिनेट रिलेशन विद द टेंस और द नंबर, द सब्जेक्ट और द नाउन, ठीक है। These verbs are usually the main verb of a clause or sentence and can be changed according to the noun. अब हमें कोई भी confusion रहना नहीं चाहिए, इसलिए इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल से। He loves to eat chocolates, यहाँ पे हमने loves को लिखा है finite verb और eat को non finite। अब ये तो अभी तक हमने क्लियर कर लिया कि फाइनाइट है, क्योंकि अगर हम टेंस चेंज करते हैं तो हमें लव लिखना पड़ेगा, पर्सन चेंज करते हैं दे लिखते हैं तब हमें लव लिखना पड़ेगा। मीन्स ये वर्ब जो है इट इज़ चेंजेबल, ठीक है, सो इट इज़ फाइनाइट वर्ब, है ना। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब जो है ये डिपेंड करती है फाइनाइट वर्ब पे, इसीलिए फाइनाइट वर्ब इज़ द मेन वर्ब। कैसे? चॉकलेट खाना, क्या चॉकलेट खाना पसंद है, ये बताने के लिए आपको एक और वर्ब चाहिए
है ना, पसंद है या नहीं पसंद, वर्ब कोई भी यूज़ करें आप। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में ही रन्स टू गेट सम वाटर, अब कुछ वाटर गेट करने के लिए उसने क्या किया, यही तो मेन एक्शन है, ही रन्स, ठीक है। सो दिस फाइनाइट वर्ब इज़ कॉल्ड द मेन वर्ब। अब नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि दे आर यूज्ड ओनली इन प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट टेंस में इज़ एम आर का वेरिएशन अवेलेबल है, हैज़ हैव भी वहाँ पे है ना। और पास्ट टेंस में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है, लेकिन वॉज वर ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द नंबर, है ना, अकॉर्डिंग टू द पर्सन। सो finite verbs are only used in present and past tense. Now talk about non-finite. These verbs cannot be the main verb of a clause or sentence. Remember, they cannot be. No बहुत आ रहा है non-finite में, ये relation आपको याद रखना है ताकि आपको चीज़ों को मतलब रट्टा नहीं लगाना पड़े, क्रैम नहीं करना पड़े। अगर वो मेन वर्ब ही नहीं है तो मेन सब्जेक्ट नहीं है, वो सेंटेंस का मेन पार्ट नहीं है, तो वो एक्शन भी नहीं बताएगा डेफिनेटली। दे डू नॉट इंडिकेट एनी टेंस, मूड और जेंडर, जैसे, ठीक है। दे आर यूज्ड एज नाउन्स, एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स, ठीक है। दे आर यूज्ड एज नाउन, एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। अभी नॉन फाइनाइट वर्ब में और भी कैटेगरीज होती हैं आगे, ठीक है। उन टाइप्स के बारे में हम वर्ब्स के नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, बिकॉज हम एक सेशन में थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। फाइन। सो आपको आज जो मैंने वर्ब फॉर्म्स डिस्कस की हैं, आई विश कि आप उन सारी वर्ब फॉर्म्स के बारे में स्टडी करें, मल्टीपल एग्जाम्पल्स को सॉल्व करें, और जो लेफ्ट पार्ट है वो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द next session. I hope this video will definitely help you to build up your concept of verb. We'll learn more and more. Just subscribe the channel and hit the bell icon to get the upcoming notifications.